जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह कक्षा लाई जा रही है जो बिल्कुल खाटी एनसीईआरटी बेस है और यह उन बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं और कंपटीशन वालों के लिए जो एनसीईआरटी का जो अध्ययन करते हैं। इससे पहले अभी हमारी बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है जिसमें 3 अभी तक अपलोड हो गए हैं। चौथा आपको आज रात तक मिल जाएगा। अभी कंटिन्यू हमारी चल रही है जिसमें आप इसका लाभ उठाएं। उससे पहले अब हमारी यह कक्षा 8th की है, ज्योग्राफी की है, फाइनल हमारी सीरीज होगी। 8th की ज्योग्राफी आज हमारी समाप्त हो जाएगी जिसमें हमें मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है कि जो मानव है वह संसाधन कैसे है उसके बारे में हमारी अध्ययन होगी, जिसमें हम देखते हैं कि यह आपको संसाधन बनाया गया है, संसाधन आपको कैसे बनाया गया है उसके ऊपर हम जरा देखते हैं। कहते हैं प्राकृतिक की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। और उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो जो संसाधन होते हैं यह संसाधन आपके द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं और आप ही के द्वारा इसको महत्वपूर्ण बनाए जाते हैं। यह संसाधन तब तक संसाधन नहीं है जब तक कि आपका हाथ इस पे नहीं पड़ता है। आपके हाथ पड़ने के बाद यह संसाधन में बदल जाता है। आगे देखिए, फिर कहता है नेचर बाउंड्री बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। इट इज द पीपल विथ देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज that turns them into resources, hence human resources. Is the utilized resources healthy, educated and motivated people to develop resources as per their requirements, और requirements के हिसाब से वह जो resources बनते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण कैसे होता है। तो इसमें कहता है पृष्ठभूमि पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। और विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करती है। बात तो बहुत अच्छा कहा। यह मान के चलिए ग्लोब है। ग्लोब की अगर बात करते हैं तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, या एशिया की बात करते हैं, थोड़ा और नीचे तक आ जाइए, और यह अफ्रीका की बात करते हैं, जिसमें से 10% लैंड पर, जिसमें से आप देखते हैं कि भारत का 2.4 अप्रोक्सीमेटली जो लैंड है इस पर पॉपुलेशन निवास करती है 1.25। उसी तरह से चीन भी उसी में शामिल है जिसमें 1.40 इतना है उसका। रसिया की भी देख लेते हैं, उसमें भी 15 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। उसी तरह से पाकिस्तान 20 करोड़, आप देखते हैं 20-22 करोड़ पाकिस्तान का देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ज्यादा डेंसिटी उन क्षेत्रों में रहती है जहां की क्लाइमेट कंडीशन है वह सालों जो वर्ष में 2-3 तरह से बदलते रहती है। हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे कहा दे वे in which people are spread across the earth surfaces is known as a partner of a population distributions. More than 90% of the world's population live in about 30% of the land surface. ठीक है, आगे देखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय और उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब देखते हैं तो इक्वेटर का हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और बीच में इक्वेटर है, और नीचे अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन क्षेत्रों की आबादी थोड़ा घनी है, वो भी कहाँ, ईस्ट तरफ की, ना कि वेस्ट में जाइएगा। वेस्ट में जाइएगा तो फिर उसकी पॉपुलेशन भी थोड़ी कम जाती है। सम एरियाज आर वेरी
crowded and some are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and North America. Very few people live in a high mountains and areas of इक्विलेटरल फॉरेस्ट। ठीक है, ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं आप देखते हैं कि रशिया के ऊपर भी जब बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन हमारी डाउन होती है। क्यों? क्योंकि वहां ऐसे जगह है जो बर्फ भर यानी फुल्ली ईयर भर आपको बर्फ जमे हुए मिल जाते हैं। जब हम जैसे आप देखते हैं कि 23.5 डिग्री से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर घटता जाता है, और जैसे नीचे आते हैं टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। फिर कहा विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, देखिएगा विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 continents, Asia and Africa. Very good. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 2 million people. यानी जिसमें कहा 100 million people. आगे देखिएगा। फिर डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह कैसे होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पर किलोमीटर में रहने वाले लोग को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इंडिया की अगर बात लेते हैं तो अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो बिहार में सबसे अधिक 2011 की अगर सेंसस की बात करते हैं जनगणना 1102 यानी 1 किलोमीटर में 1102 पीपल वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, और यूटी में लेते हैं तो दिल्ली में लगभग 13,000 के आसपास पर किलोमीटर में लोग रहते हैं। तो दिल्ली 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली का अगर रकबा देखिएगा तो मोटा मोटी दिल्ली 45 से 50 किलोमीटर में दिल्ली फैला है। ठीक है, यूटी वगैरह मिला करके आप बम्बे बना दीजिए दिल्ली को, उससे क्या मतलब है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी जानकारी के लिए। कहता है पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, जिसको कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस। कहा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, उसी चीज को कहा साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। कहा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन। तो कारक आपने स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा के लिए उपयुक्त है और गंगा के मैदानी विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। तो गंगा वाले जो रीजन बेल्ट देखते हैं ना उसमें बहुत लोग निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो लैंड होती है वह फर्टाइल होती है। फर्टाइल होने के कारण वहां पे उपजा जो वर्ष भर अच्छी उपजा उसकी हो जाती है, जिसके कारण से आगे देखिएगा कहा टोपोग्राफी पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स rather than mountains and plateaus because their areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. The Ganga plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely polluted. ठीक है, आगे देखिएगा जलवायु लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को जो अधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 ईयर में यह चेंज होने वाली प्रक्रिया है। और जैसे 30 से 40 साल अगर कहीं मान के चलो कि सितंबर महीने में हमेशा वर्षा हो रही है तो उस क्लाइमेट को उस अकॉर्डिंग 30 से 40 साल में
फिर उसको बताया जाएगा कि यह क्लाइमेट, इसकी कंडीशन ऐसी है। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा। मृदा क्या होता है, कहता है उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए, यानी मृदा कैसी, मृदा का काम क्या है, मृदा जिसमें कृषि योग्य भूमि हो और जिसकी एग्रीगेटेड हम उसको कल्चर के तौर पर कृषि हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, मृदा का काम होता है कि भिन्न भिन्न फसलों को उपजाया जाता है और उसमें आप बहुत तरह की सॉइल देखते हैं। भारत में मेनली 4 तरह के, लेकिन ऐसे 8 तरह के सॉइल भारत में आपको देखने को मिल जाते हैं। मेनली 4 है, लेकिन ऐसे 8 तरह के सॉइल आपको यहाँ भारत में देखने को मिल जाते हैं। उसी चीज को कहा सॉइल। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन्स सच गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया। उसके बाद वांग ही चेंज जियांग इन चाइना, चीन, उसी को चाइना, एंड द नील इन इजिप्ट एंड डेंसिटी, उसके बाद डेंसली पॉल्यूटेड। ठीक है, उसके बाद कहा जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होते हैं और विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल मरुस्थल है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसी कारण से आप देखते हैं कि राजस्थान उतना विश्व मतलब भारत की सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर बात करते हैं तो राजस्थान है, लेकिन राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 5 से 6 करोड़, 5 से 6 करोड़। और जो राजस्थान भारत में आप देखते हैं, बिहार जैसों को तो दुद्दुकों को संभालेगा। बिहार की पॉपुलेशन अभी तो हाल फिलहाल लोग कह रहा है कि 14 से 15 करोड़ हो गई है बिहार के। यूपी की भी जनसंख्या अकॉर्डिंग टू योगी बाबा 25 करोड़ हो गई है। हम नहीं कह रहे हैं, योगी बाबा का पता नहीं डाटा रिलीज हुआ है, उनके हिसाब से 25 करोड़ यूपी की जनसंख्या हो गई है। तो इसी तरह से जनसंख्या कोलैप्स हो रही है, आने वाले समय में पता चलेगा। बताया था वॉन्ट्स इज अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज इज लिमिटेड। इतनी बड़ी जनसंख्या है, ह्यूज पॉपुलेशन है, इसको निर्वहन के लिए आप देखते हैं कि लगभग इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 49 to 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। कोई भी देश का विकास होता है, भारत की आज़ादी 1947 में हुई, किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे पहले विकास होता है एग्रीकल्चर का, सेकेंडरी इंडस्ट्री का, टर्शियरी बाद में होता है। लेकिन भारत के साथ उलट हो गया। हमारा प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना था, योजना आयोग द्वारा जो तैयार किया गया था, उसमें प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान दिया गया और इंडस्ट्री सेक्टर को बाइकआउट कर दिया गया, मोटा मोटी समझो उसको नष्ट हो गया उस समय, और टर्शियरी पे फिर ध्यान दे दिया गया। तो जिसके कारण से यह दुविधा होती है। आगे खनिज मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्वी में तेल की खोज से ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, आगे देखिए उसी चीज को, फिर देखिएगा समाज, संस्कृति और आर्थिक कारक क्या होते हैं? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। कहता है आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, लेकिन आज से तकरीबन 1800 के आसपास, 1810 के आसपास जापान का शहर एक एदो था, जो विश्व में सबसे ज्यादा घनी आबादी उसकी हुआ करती थी, एदो, जो बाद में उसको टोक्यो बना दिया गया। जापान का राजधानी, जो जापान की राजधानी है, टोक्यो बना दिया गया। ठीक है, उसके इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर द अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओकाइन, हाँ, जो जापान में देखा, ओसाकाइन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर 2 डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, आप देखते होंगे, एक चीज गौर कीजिएगा, जितने भी कोचिंग सेंटर वगैरह ये सब जो होते हैं ना, या कोई भी
दिल्ली में ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, भारत की दिल है, नो डाउट। अगर इतना एरिया अगर आपको मुंबई में मिल गया, इतने बड़े कमरे मिल गए, तो इसमें 30 लोग रहते हैं मुंबई में। मुंबई में 30 लोग रहते हैं। अब 30 लोग रहते हैं, जैसे 15 का शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में हुआ, 15 का दूसरे शिफ्ट में, 15 रात में आके पटाया तो फिर दिन में 15 आके पटाया, मतलब सोने का काम करता है। और मुंबई में अगर कहा जाता है, मुंबई है पैसे वालों की नगरी कही जाती है। मुंबई में अगर आपका इनकम 50,000 से कम है तो मुंबई छोड़ करके आप भाग जाइए दिल्ली, ठेला चला करके 50,000 कमा लीजिएगा। मुंबई देखने में जितना सुनहरा है ना, उतना ही ज़्यादा वो आपको उलझा के रख लेता है। अच्छी जगह है, पोर्ट वगैरह भी है, कमाने के साधन है, पोर्ट पर भी सामान लोड उड कर दोगे तो माल मिल जाता है। तो देखिए आगे फिर क्या कहता है। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। वेटिकन सिटी की बात करते हैं तो विश्व में सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है। 0.6 इसकी शायद 0.9, 1 किलोमीटर से भी छोटा है। और इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या लमसम 876 या 800-900 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है वेटिकन सिटी की। यूरोप की है, एक शहर है, ना इसके पास प्रशासन है, ना कुछ नहीं है, सेना उना कुछ नहीं है। इसको जो अगल बगल के जो शक्तिशाली देश है इसको पावर मुहैया करवाते हैं, जरूरत पड़ती है तो इससे जरूरत क्या पड़ेगा। 1000 लोग तो गाँव में हो जाता है, तो गांव है समझो, 1 किलोमीटर से कम है, सब एक दूसरे को पहचान जाएगा। उसमें घूमेगा तो सब एक दूसरे को पहचान जाएगा, नहीं पहचानेगा। यही जैसे 1 किलोमीटर घूमते हैं लोग जानता है, तो उस जगह पर भी सब जान जाएगा। देखिएगा आगे फिर क्या कहता है। फिर कहा सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, IT सेक्टर के लिए पुणे हब है, भारत के लिए यह हब है। कहा सोशल एरियाज ऑफ द बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड द हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, एग्जाम्पल पुणे। ठीक है, आगे देखिएगा। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, और विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह बढ़ते हुए रहती है। पता है, पता है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, कहा ऐसा वास्तव में, देखिएगा, कहा ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन होता है। मतलब जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या होता है, जितने अगर मान के चलिए जन्म लोग ज्यादा लेते हैं, मरते कम है, तो जनसंख्या बढ़ेगा। और जनसंख्या घटता कब है, जब जन्म लोग ज्यादा लेता है और जन्म लोग लिया और मरने वाले ज्यादा हो गए तो जनसंख्या कमेगा, क्योंकि बुढ़वा लोग भी तो मरेगा भैया, बूढ़े बाबा लोग भी तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, वही घटना होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर देखिएगा, मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो भी जाती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से लोग मरते थे। उसके बाद सन 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा बात है। 1820 1 अरब, विश्व की जनसंख्या 1 अरब। ध्यान दीजिएगा माय डियर, 1 अरब। उसके बाद 150 1970 में प्रारंभ, 1970 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 1970 में यह 3 अरब हो गई, तकरीबन 170 साल बाद, 170 साल 150 साल बाद, मोटा मोटी देख लीजिएगा, 2070 150 साल बाद 3 अरब हो गई। फिर देखिएगा 1999 में, देखिएगा 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी हो गई, और 1999 में लीजिएगा तो यह जनसंख्या आपका 6 अरब हो गया। सोचिए कितना तेजी से लोग लाइन लगैले है बूतरू सबके। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है कि 6 अरब हो गई, और इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण, यानी चिकित्सा वगैरह इन सब फैसिलिटी का बढ़ना। और 2011 की सेंसस के हिसाब से यह जनसंख्या अपनी अप्रोक्सीमेटली 7 अरब 7 पॉइंट कुछ था, यानी 8 अरब हो गई थी। बताइए इतना कोलैप्स हो रहा है।
समय नहीं ले रहा, 10 साल में लोग दुगुना भाग रहा है, और इस स्थिति से लोग बढ़ेगा तो आने वाले समय में हमको लगता है कि पृथ्वी छोटा पड़ जाएगा, तो मंगल बुध पर जाकर लोग ढिंचिक ढिंचिक करेगा, यहाँ जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, घूमने फिरने भाई कहाँ जाएगा, होटल वोटल मिलेगा, इतना लोग है, लाइन लगाना पड़ेगा होटल में। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या कहता है, फिर उसके बाद कहता है कि जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या मापा जाता है। अगर जन्म दर, बर्थ रेट जिसको बोलते हैं, या सपोर्ट डेट जन्म दर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, अगर इसमें से मान के चलिए 500 बच्चे मर जा रहे हैं, तो इसी को इसका बर्थ रेट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, आगे देखिएगा, कहा बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। ठीक है, आगे मृत्यु दर को भी इसी से मापा जाता है, मृतकों की संख्या जो कहते हैं, हाँ, मृत्यु दर को भी 1000 पे ही देखा जाता है। ठीक है, तो जो मरेगा उसी के हिसाब से। आगे देखिएगा, कहता है डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट दैट इज द नंबर ऑफ अ डेथ पर 1000 पीपल। ठीक है, आगे किसी भी विषय में लोगों के आने जाने का प्रवास करते हैं। देखिएगा, ये जो जनसंख्या पर 3 कारण से होता है, इसके कारण क्या होते हैं, एक जन्मा बच्चा, दूसरा मृत्यु दर, और तीसरा जन्मा बच्चा, मरल बच्चा, और ओकरा बाद जो हुआ भागल लोग, प्रवासी लोग, जन्मल बच्चा, मरल बच्चा, घर छोड़ के भागल लोग, ये 3 तरह से होता है। कारण क्या होता है, जो जन्म लिया है बच्चा, अब मान के चलिए कि बच्चा जन्म लिया है, तो जनसंख्या जगह पर रहे वाला लोग बढ़ेगा कि नहीं, तो संख्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ गया, लोग निकल लिया, तो जनसंख्या, जैसे जनसंख्या कहा जाता है कि डेली 1 लाख लोग मरता है, कहावत था, दादा वगैरह 55 में कहते थे कि निकल लेता था, तो 1 लाख लोग डेली बुजुर्ग मरते हैं। तो ये छोड़ दीजिए, 1 लाख मारा कि 2 लाख मारा, वो सब सरकार डेटा रखे हुए, हम लोग को भी नहीं रखना है, 8th क्लास में उसकी जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी जो जन्म लिया, जितना लोग जन्म लिया उतना लोग मर लिया, तो बैलेंस रहा। अगर जन्म लीजिए, जन्म वैसे 100 जनसंख्या है, जन्म लेने वालों की जनसंख्या मान के चलिए 100 है, और मरने वालों की संख्या 120 है, तो जनसंख्या घटेगी। सपोर्ट दैट अगर जन्म लेने के वालों की संख्या 100 है और मरने वालों की 80 है, तो 20 तो प्लस होगा, तो वही उसका बढ़ जाएगा, तो वही होता है उसका। अप्रवासी एक जगह से काम के तलाश में, अगर मान के चलिए देखिएगा, ये 2 तरह के होते हैं प्रवास, एक होते हैं इंटरनल, और दूसरे एक्सटर्नल होते हैं, मतलब इंटरनेशनल होते हैं। या एक्सटर्नल क्या होते हैं, देश छोड़ के दूसर देश भाग गया, उसको एक्सटर्नल कहते हैं, और देशे में घूम फिर रहा है, तो देश का जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ राज्य से दूसरे राज्य में चला जाएगा तो राज्य का जनसंख्या कमेगा, और जिस राज्य में गया है उस राज्य का जनसंख्या बढ़ेगा। समझ में आया? चलिए अब ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसी चीज को कहा, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म कम और मरण ज्यादा तो क्या होगा, जनसंख्या कमेगा, और जन्म ज्यादा मृत्यु कम तो जनसंख्या बढ़ेगा। और प्रवास हो गया बाहरा, अगर बाहरा ही प्रवास हो गया मतलब देश से बाहर, तो जो प्रवास होगा इसको क्या कहेंगे, प्रवासीय लोग। जो प्रवास अगर विदेश में रह करके रहते हैं तो उसको प्रवासीय भारतीय कहेंगे, क्योंकि प्रवास हुआ कहाँ करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद फिर
ये समझ में आ गया, जनसंख्या वृद्धि वृद्धि सब आ गया। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि होता है। अगर मृत्यु दर बताया अभी कि जनसंख्या, तो उसी तरह से कहा। उसके बाद जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है। हाँ ठीक है, इस चीज को समझ गया। फिर कहा जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होगा। ठीक है, जन्म दर से मृत्यु दर अधिक होगा, अभी बताया, जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। भाई बच्चा जन्मेगा 100 गो, मरेगा 120 गो, तो जनसंख्या कमेगा कि नहीं कमेगा? हाँ वही कह रहा है। देखिएगा आगे फिगर दिए हुए आपने, बैलेंस ऑफ द पॉपुलेशन का डेटा बनाए हुए, उसको देख लीजिएगा। वही कह रहा है प्रवास से करने कारण है, वही बात कह दिया। देखिएगा प्रवासी वाले में, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं, यानी कहा इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवास देखिएगा, उत्प्रवास उठ के भाग गया देश से बाहर, अप्रवास जो उठ के फिर आ गया भारत में, अप्रवास फिर भारत में आ गया, भारत से चला गया। याद रखिएगा, उत्प्रवास भारत से बाहर गया, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वही कहते हैं जो अभी बताया था। एक होता है इमिग्रेंट्स और एक होता है इमिग्रेंट्स। एक होता है उत्प्रवास, मतलब EMIGRANTS, इमिग्रेंट्स। इसमें क्या होता है, लोग अपने देश को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। और एक होता है EMMIGRANTS, इमिग्रेंट्स। इसमें लोग अपने घर में इम मतलब आना, ठीक है, भारत में। ठीक है, आगे देखिएगा। कहा संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। तो अमेरिका में हर लोग जाना चाहते हैं, हर लोग चाहते हैं ना, वहां अमेरिका में जाएंगे, तो इसलिए वहां की जनसंख्या बढ़ती है। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। सूडान देश एक ऐसा देश उदाहरण है, सूडान, जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी आई है, कमी का अनुभव किया गया। सूडान की अगर बात देखिएगा, ठीक है, वही है। फिर देखिएगा जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप कहता है कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। ठीक है, 1000 को लिया तो 1000 को मर गया। ठीक है, फिर कहा अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न जन्म दर है, मतलब कम बच्चा जन्म रहा है, और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद हो गई, मतलब रुक गई है। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा कि सिक्किम में प्रमोट कर रही है सरकार कि आप लोग बच्चा पैदा करो। सिक्किम सरकार ने अभी किया है कि जो महिलाएं बच्चा जन्म देती है ड्यूटी आवर में, तो उसको पैसा भी दिया जाएगा, और ऊपर से यह जून से लागू होगा, और उसके लिए उनको 1 साल का छुट्टी दिया जाएगा। जो मैटरनल लीव जो मिलती है वह शायद 52 हफ्तों की ऐसे ही कुछ थी, 28 या कुछ ऐसे थी, तो वहां पे उसको 1 साल का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। हाँ 6 महीना का था, वही 28 था, अब उसको 1 साल कर दिया गया, क्योंकि सिक्किम का जो रेट जो है ना और कमता जा रहा है दिन पर दिन जन्म दर। आगे देखिएगा, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है, और लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, आवास और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन की संरचना को दर्शाता है। कहा टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ पीपल एज रिसोर्सेज वी नीड टू know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy levels, उसके बाद health conditions, occupations and income levels. It is essential to understand these characteristics of the people's population compositions refer to the structures of the population. ठीक है, आगे देखिएगा। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन
करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, और जिसे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं, वही है। जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है, और युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष, या भारत में इसको दूसरे कैटेगरी में 15 से 59 तक के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। यह वही है 15 से 65 मान के चलो, इसीलिए अधिकारियों लोग का 65 में रिटायरमेंट होता है। एक देश का जन्म दर पिरामिड, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा की हो जाता है, जो उसमें पिरामिड बना हुआ है, देख लीजिएगा। फिर कहा, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में यानी कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड के दृष्टिगोचर होता है। चित्र 6.8 है, देखिएगा। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक, इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति से है। ठीक है। स्किल्ड स्पिरिचुअल, हाँ, जिसमें कहा कुशल उत्साही आदिवासी, उसके बाद आशावादी और सकारात्मक दृष्टि, जैसे कि युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, और हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादन बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो यह अध्याय आपकी समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।